हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रिज्म का बचा हुआ सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले करेंगे एंगुलर डिस्पर्शन, उसके बाद करेंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, फिर उसके बाद कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? अब देखिए बेटा, सबसे पहले एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, देखिए बेटा, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो स्टूडेंट्स इट सफर्स डिस्पर्शन। जो बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं वो सेपरेट आउट होते हैं। तो जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है और जो रेड कलर है उसका डेविएशन सबसे कम होता है। ओके, तो बेटा कोई भी प्रिज्म, लेट अस सपोज से इट इज द प्रिज्म और ये बेटा व्हाइट लाइट है, जो प्रिज्म से पास होगी। तो लाइट का ओरिजिनल पाथ हमने मार्क कर दिया। अब व्हाइट लाइट अब बेटा रिफ्लेक्ट करेगी पहले वाले फेस पर, मतलब इंसिडेंट फेस पर। तो व्हाइट लाइट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में सेपरेट आउट हो जाती है। ये ऊपर रेड कलर मिलता है, नीचे वॉयलेट कलर मिलता है। तो सिर्फ जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स प्रिज्म से बाहर निकलते हैं तो रेड लाइट कहीं यहां पर और वॉयलेट लाइट कहीं यहां पर। वॉयलेट सबसे नीचे मिलेगा, रेड इसके ऊपर मिलेगा। अब बेटा इन दोनों कलर्स को जब हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि बेटा ये जो डेविएशन है इट इज द डेविएशन सफर्ड बाय वॉयलेट लाइट, डेविएशन सफर्ड बाय वॉयलेट लाइट, और ये जो डेविएशन है इट इज सफर्ड बाय द रेड लाइट। तो बेटा किसी भी प्रिज्म के मटेरियल का एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है पहले मैं आपको दे रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं, आप उसे नोट करें। द एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ द प्रिज्म is the difference between the deviation suffered by the violet light and the deviation suffered by the red light। तो देखिए बेटा जो डेविएशन वॉयलेट लाइट ने सफर किया अपने ओरिजिनल पाथ से, वॉयलेट लाइट कितना बेंड करता है वो डेविएशन सफर्ड बाय द वॉयलेट लाइट है। वॉयलेट लाइट का डेविएशन सबसे ज्यादा था। रेड लाइट भी अपने पाथ से डेविएट कर रही है। रेड लाइट का जो डेविएशन है that is supposed to delta r। तो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्पर्शन it is the deviation suffered by the violet light minus the deviation suffered by the red light। बात समझ आ गई? क्लियर? तो ये होता है एंगुलर डिस्पर्शन। अब बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर की। अब देखिए बेटा, डिस्पर्सिव पावर किसी भी मटेरियल के प्रिज्म को डिफाइन करता है। ओके, तो डिस्पर्सिव पावर किसी भी प्रिज्म के मटेरियल का रेशियो होता है ऑफ द एंगुलर डिस्पर्शन टू द डेविएशन सफर्ड बाय द मीन लाइट। और जो मीन लाइट है विबग्योर को जब कंसीडर करते हैं तो जो मीन लाइट है वो येलो लाइट मानी जाती है। ठीक है, तो आप पहले डिस्पर्सिव पावर लिखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर कॉपी करिए और उसके बाद आप डेफिनेशन लिखिए। मैं आपको दे रहा हूं, पहले थोड़ी जगह छोड़ दें, आप थोड़ी जगह छोड़ के ये फिगर कॉपी करें। फिगर कॉपी करने के बाद फिर डेफिनेशन जो मैं दे रहा हूं वो लिखें। सॉरी, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ द प्रिज्म टू द डेविएशन सफर्ड बाय मीन लाइट, ब्रैकेट डाल करके लिखे येलो लाइट। तो स्टूडेंट्स डिस्पर्सिव पावर किसी भी प्रिज्म का ओमेगा से हमने डिनोट किया है। इट इज द डेविएशन सफर्ड बाय द वॉयलेट लाइट माइनस द डेविएशन सफर्ड बाय द रेड लाइट। तो बेटा न्यूमरेटर में आ गया एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय द डेविएशन सफर्ड बाय द येलो लाइट। अब बेटा डेविएशन सफर्ड बाय द वॉयलेट लाइट स्टूडेंट्स एंगल ऑफ द प्रिज्म की टर्म्स में लिख रहे हैं।
it is refractive index of the material of the prism for the violet light minus 1 multiplied with the angle of prism. Deviation suffered by the red light, it is refractive index of the material of the prism for the red light minus 1 multiplied with the angle of prism, and the deviation suffered by the yellow light, it is again the refractive index for the yellow light minus 1 multiplied with the angle of prism. बेटा ये तीनों वैल्यूज यहां पर पेस्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें मिलता है दस ओमेगा इज रिटन एज म्यू वी माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद ए माइनस म्यू आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद ए डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ येलो माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद ए. गॉट इट स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया? आप ऐसा करें, एंगल ऑफ द प्रिज्म कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. Now this dispersive power is written as mu of violet light minus 1 minus mu for red light plus 1 divided by mu for yellow light minus 1. बेटा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. Now this omega is written as say mu for violet light minus mu for red light divided by mu for yellow light minus 1. बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो डिस्पर्सिव पावर आई होप आपको क्लियर हो गया. आप पहले कॉपी कर लें इसको. अब स्टूडेंट्स बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की. तो देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है बेटा, जब व्हाइट लाइट अर्थ तक पहुंचती है थ्रू द एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है बेटा, सन से जब व्हाइट लाइट जिसको सनलाइट कहते हैं जब ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से पास होती है तो स्टूडेंट्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बेटा गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और स्टूडेंट्स डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो स्टूडेंट्स जब लाइट के फोटोन्स बेटा इन डस्ट पार्टिकल्स के साथ में कोलाइड करते हैं या गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो बिखर जाते हैं. बिखर जाते हैं का मतलब स्कैटर आउट हो जाते हैं. बात समझ आ गई? इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो सबसे पहले आप ऐसा करें, हेडिंग डालें स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इसके अगेंस्ट में आपको एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप नोट करें. लिखें व्हेन द व्हाइट लाइट, ब्रैकेट में लिखें सनलाइट, passes through the Earth's atmosphere, comma, due to the presence of the gaseous molecules, comma, water molecules and the dust particle, the white light or the sunlight, it get scattered and the intensity of the scattered light varies inversely as the fourth power of the wavelength. तो स्टूडेंट्स अगर कभी भी बेटा कोई भी कलर स्कैटर आउट होता है तो स्कैटर्ड लाइट का जो इंटेंसिटी होता है दैट वेरीज इनवर्सली टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ. ओके, देखिए स्टूडेंट्स लेट अस सपोज स्टूडेंट्स ये स्कैटरर है कोई भी, फॉर एग्जांपल 10 पार्टिकल को हमने कंसीडर कर लिया. तो यहां से जब लाइट आती है तो बेटा इसके साथ टकराने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर आउट हो जाती है. अब ये जो स्कैटर्ड लाइट है, स्कैटर्ड लाइट का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, it is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of the given color. बात समझ आ गई?
अब स्टूडेंट्स, इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेटा कुछ फिनोमिनाज हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द डे स्काई हमें ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, और स्टूडेंट्स सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, और जो बेटा नॉन रेनी क्लाउड्स होते हैं, मतलब जो बादल बरसते नहीं हैं, वो हमें व्हाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं, और जो रेनी क्लाउड्स होते हैं वो हमें डार्क कलर के क्यों दिखाई देते हैं। बेटा जब बेटा रेनी क्लाइमेट है, बारिश होने वाली है, तो आपने देखा है बेटा घटा छा जाती है, काफी डार्क हो जाता है, तो रेनी जो क्लाउड्स होते हैं वो डार्क कलर के डार्क दिखाई देते हैं। ओके, और स्विच जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, या डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड कलर से बनाए जाते हैं। तो ये कुछ फिनोमिनाज हैं जिनको स्विच हम स्कैटरिंग के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हमें फंडा यूज करना है कि इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज़ टू पावर 4। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द गिवन कलर। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला रीजनिंग लिखें आप। पहले तो एक काम करें, आप इसको कॉपी कर लें। Now since on the basis of scattering, beta first phenomena, blue color of sky ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। देखिए स्टूडेंट्स, बेटा जब व्हाइट लाइट, जिसको सनलाइट कहते हैं, जब सनलाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होती है तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब बेटा वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इन तीनों का जो मिक्सचर है उसको कलेक्टिवली हम ब्लू बोल देते हैं। बेटा इन तीनों के मिक्सचर को हम कलेक्टिवली ब्लू कलर बोल देते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, सो वी कैन से कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा बिखरता है। जो ज्यादा बिखरेगा वो ही तो दिखाई देगा। बात समझ आ गई? तो आप स्टूडेंट्स, मैं वर्ड्स में दे रहा हूं, आप नोट कर ले। When the sunlight passes through the Earth's atmosphere, the constituent colors get scattered to the different extent. Full stop. As the wavelength of blue color is the smallest, so it scatters the most and predominates the sky. Full stop. As the sky is dominated by the blue color, so during the day sky appears blue. बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब बेटा सेकंड करते हैं। Rainy clouds appears dark. अब देखिए स्टूडेंट्स, रेनी क्लाउड्स डार्क क्यों लगते हैं? लेट अस सपोज से कोई भी गिवन एरिया है अर्थ का, लेट अस सपोज से इट इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और बेटा ये क्लाउड कवर है अबव दैट पर्टिकुलर एरिया। यहां पर सन है,
सन से लाइट आती है। अब बेटा ये जो लाइट क्लाउड के ऊपर पड़ेगी, रेनी क्लाउड्स के ऊपर पड़ती है बेटा, ये इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंसिडेंट सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस एंड द very small amount get trapped within the water vapor or the water molecules which are present in the clouds। तो बेटा देखिए यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं क्लाउड्स के अंदर, तो ये जो सनलाइट है इसका मैक्सिमम पोर्शन तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है स्पेस में ऊपर की तरफ, और कुछ सेक्शन स्वेंस इन वाटर मॉलिक्यूल्स में ट्रैप होकर रह जाता है। तो यहां पर ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहां पर अगर कोई भी ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर को ये जो क्लाउड है, जो रेनी क्लाउड है, ये डार्क दिखाई देता है क्योंकि नेग्लिजिबली स्मॉल लाइट अर्थ तक पहुंचती है। क्लियर? वेरी स्मॉल लाइट अर्थ तक पहुंचेगी। लाइट अगर काफी कम पहुंच रही है अर्थ तक तो मतलब जो रेनी क्लाउड है वो डार्क है। ठीक है, आप लिखिए, मैं वर्ड्स में ले रहा हूं। When there is a rainy cloud cover over the given area of the earth's surface, the sunlight incident on it is partly reflected back or get trapped within the water molecules, due to which very small light is received by Earth, making the rainy clouds to appear dark. Okay, students? Now, third, non-rainy clouds. Non-rainy clouds are white. Non-rainy clouds appears white कर लेते हैं। बेटा जो नॉन रेनी क्लाउड्स हैं वो व्हाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं? देखिए बेटा, जो ये क्लाउड्स हैं, जो नॉन रेनी क्लाउड्स हैं, इनका जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ सरफेस से कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। देखिए, लेट अस सपोज इट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ और यहां पर ये कोई नॉन रेनी क्लाउड है, तो फ्रेंड्स लेट अस सपोज से सन कहीं यहां पर है। अब बेटा सन से जब ये लाइट इस क्लाउड पर पड़ती है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से अर्थ से क्लाउड का जो डिस्टेंस है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब क्लाउड और अर्थ सरफेस के बीच में जो स्कैटरर्स का नंबर डेंसिटी है वो काफी कम है। अब स्कैटरर्स बेटा बता दिया था मैंने आपको कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स इनका नंबर क्योंकि काफी कम है तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये ऑलमोस्ट अनस्कैटर्ड रहती है। अब रिफ्लेक्टेड लाइट अगर अनस्कैटर्ड रहती है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट आई थी क्लाउड से, तो इस वजह से स्टूडेंट्स वो व्हाइट कलर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो आपस में इंटैक्ट रहते हैं और व्हाइट लाइट ही अर्थ रिसीव करती है, जिसकी वजह से जो ये नॉन रेनी क्लाउड्स हैं ये व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। बात समझ आ गई? आपको मैं वर्ड्स में दे रहा हूं, आप लिख लें। द डिस्टेंस of the clouds from the earth's surface is not very large, and when the sunlight incident on the clouds is reflected towards the earth's surface, it almost remains unscattered. It almost remains unscattered.
ड्यू टू विच द क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट करते हैं। Red color of sun during sunset and sunrise। बेटा सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। देखिए समझिए, लेट अस सपोज स्टूडेंट्स इट इज द अर्थ और स्टूडेंट्स ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। क्लियर? अब ध्यान से देखिए बेटा, जब सन ओवरहेड पोजीशन पे होता है तो स्टूडेंट्स सन से लाइट आती है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर से अर्थ तक पहुंचती है लाइट, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है? अब बेटा जब सनसेट और सनराइज होता है तो जो सन है वो हॉरिजन पे होता है। ओके, अब सन से जब लाइट अर्थ एटमॉस्फेयर से पास होती है तो स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली लार्जर डिस्टेंस कवर करती है। तो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस वाले डिस्टेंस से ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन हॉरिजन पे होता है और जो सनलाइट है उसे अर्थ एटमॉस्फेयर से कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा डिस्टेंस अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर से कवर करना है। तो स्टूडेंट्स जितना ज्यादा डिस्टेंस लाइट कवर करती है स्टूडेंट्स उतना ज्यादा उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं वो स्कैटर आउट हो जाते हैं। क्लियर? अब होता क्या है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड कलर की इंटेंसिटी सबसे, रेड कलर की जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होती। तो रेड कलर क्योंकि सबसे कम स्कैटर आउट होता है तो ये जो रेड कलर है ये अर्थ रिसीव करती है, जिसकी वजह से सन रेड कलर का दिखाई देता है ड्यूरिंग द सनसेट और द सनराइज। तो आप ऐसा करें, आप वर्ड्स में मैं आपको दे रहा हूं, ये रीजनिंग्स हैं और ये 1 मार्कर या फिर 2 मार्कर में आ सकती हैं, तो जैसे दे रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लर्न करके आपको लिख के आना। लिखिए, ड्यूरिंग द सनसेट और द सनराइज, ड्यूरिंग द सनसेट और द सनराइज द सन इज लोकेटेड एट द हॉरिजन। The sun is located at the horizon and the sunlight have to cover large distance through the Earth's atmosphere. As the wavelength of the red color is the largest, so its scattering is minimum and this unscattered, या फिर unscattered मत लिखिए, this red color is received by the earth making the sun to appear red during the sunset or the sunrise. ओके सर, अब बेटा लास्ट करते हैं कि जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो हमेशा रेड कलर से क्यों बनाए जाते हैं। देखिए सर, डेंजर सिग्नल का काम क्या है? डेंजर सिग्नल का काम है कि ऑब्जर्वर को काफी दूर से वो रेड कलर का सिग्नल विजिबल हो। काफी दूर से अगर ऑब्जर्वर को वो रेड कलर का डेंजर सिग्नल विजिबल होगा तभी वो ऑब्जर्वर एक्सीडेंट से बच सकता है। समझ आ गई बात? अब देखिए, अगर रेड कलर के अलावा कोई और कलर यूज किया होता तो उस कलर का जो वेवलेंथ होता रेड कलर से कंपैरेटिवली कम होता। अगर बेटा वेवलेंथ कम होता तो उसकी जो स्कैटरिंग है वो बहुत ज्यादा होती। तो स्टूडेंट्स लार्ज डिस्टेंस तक वो कलर जब पहुंचता तो पहुंचते पहुंचते स्कैटरिंग उसकी सबसे ज्यादा होती और स्टूडेंट्स उसकी जो इंटेंसिटी होती वो काफी कम होती।
मतलब स्टूडेंट्स वो कलर काफी दूर तक पहुंचते पहुंचते स्कैटरिंग की वजह से डिम हो जाता तो बड़ी मुश्किल से दिखता, तो ऑब्जर्वर जब काफी पास आ जाएगा जहां पर खतरा है तो स्टूडेंट्स उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। समझ आ गई बात? रेड कलर क्यों यूज होता है? रेड कलर की क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग कम होती है, तो स्टूडेंट्स दूर तक पहुंचते पहुंचते वो डिम नहीं होता। समझ आ गई बात? तो इसलिए स्टूडेंट्स जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है, वर्ड्स में दे रहा हूं, आप लिखिए। एज द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज द लार्जेस्ट, its scattering is minimum out of all the colors. So it can be received by the observer from the far away distance from the signal. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। ये प्रिज्म हमारा कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है कि स्टूडेंट्स मैं आपको रे डायग्राम समझा दूंगा, उसका एक रफ स्केच बना दूंगा, लेकिन आपने जो रे डायग्राम है बड़ा नीटली और बड़ा प्रॉपर तरीके से बुक से कॉपी करना है। और स्टूडेंट्स जब हम कैलकुलेशंस करेंगे हमें मैग्नीफाइंग पावर के एक्सप्रेशंस को ऑब्टेन करना होगा, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम रे डायग्राम्स का रिड्यूस्ड फिगर यूज करने वाले हैं। तो हमने क्या करना है, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को मार्क करेंगे, हम इमेज को मार्क करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स हम राइट एंगल ट्रायंगल्स की फॉर्मेशंस कर लें और उनको हमें अपने मैग्नीफाइंग पावर के एक्सप्रेशन में यूज करना है। तो आप ऐसा करें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कराने हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो काम करने हैं। पहला काम नॉर्मल एडजस्टमेंट में करना है और दूसरा काम इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो आप इनको गो थ्रू करके रखें, ठीक है, और बेटा फिगर की प्रैक्टिस कर लें। सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बना के देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बना के देखें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनाएं। तो स्टूडेंट्स जब आप बनाएंगे, देखिए मैं आपको समझा देता हूं मैंने कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसका अपर्चर और फोकल लेंथ दोनों कम होते हैं। ठीक है, तो होता कैसे है, यहां पर इसका वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होता है, ये ऑब्जेक्ट ए बी, इस ऑब्जेक्ट ए बी से ये ऑब्जेक्ट ए बी विच इज प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, यहां से लाइट रेज निकलेंगी। तो ये दो लाइट रेज निकलेंगी, पहला लाइट रे तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, दूसरा लाइट रे फोकस से पास होगा। अब ये दोनों डाइवर्जिंग लाइट रेज होंगी, एक्चुअली तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो स्टूडेंट्स इनको पीछे प्रोड्यूस कराएंगे तो लगेगा कि दोनों लाइट रेज इस पॉइंट बी डैश से आ रही है। तो बी डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये जो परपेंडिकुलर आ गया, लेट अस सपोज इट इज ए डैश बी डैश। तो ये जो ए डैश बी डैश होगा, ये बेटा इस ऑब्जेक्ट ए बी का मैग्नीफाइड इमेज होगा, जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिलेगा। ठीक है सर, तो हमने इस फिगर को कैसे रिड्यूस करना है, हम इस फिगर को रिड्यूस कर लेंगे। यहां तो काफी सिंपल था, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज मैं कैसे करने वाला हूं, मैं आपको बोलूंगा कि दिस इज से द कॉन्वेक्स लेंस,
यहां पर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसका मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल रहा है ए डैश बी डैश पर। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स की फॉर्मेशंस करने वाले हैं। हम ऐसे करके ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपनी कैलकुलेशन डेरिवेशन के लिए इन फिगर्स को यूज करने वाले हैं। बात समझ आ गई? क्लियर? तो ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने करना है, उसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज सिर्फ इतना करते हैं। ओके।